Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of environmental chemistry. हमारा जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल. आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमील. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो हम बेटे बात करने जा रहे हैं कि विच सब्सटेंस टू बी मेजर ड्यूरिंग प्लांट एनालिसिस. जो ऑब्जेक्टिव्स में है कि किस चीज़ को मेजर करना है जब आप प्लांट एनालिसिस कर रहे हैं. तो क्या पैरामीटर्स हैं, क्या जो है वो पोल्यूटेंट्स कौन से हैं जिनको आपने चेक करना है, एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पोल्यूशन, कि प्लांट्स का और पोल्यूशन का आपस में क्या रिलेशन है, स्टेजेस ऑफ प्लांट एनालिसिस, कितनी स्टेजेस हैं जिसमें प्लांट का एनालिसिस करते हैं, सैम्पलिंग ऑफ प्लांट एनालिसिस किस तरह करेंगे, देन उनकी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को डिस्कस करेंगे, फिर वॉशिंग और ड्राइंग को डिस्कस करेंगे, देन कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन है एनालाइट की, जो जिस एनालाइट को आपने प्लांट मटेरियल में से एक्चुअली डिस्कस करना है जिसकी कंसंट्रेशन को, और देन डाइजेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल है यूजिंग एशिंग टेक्निक्स, यानी ड्राई और वेट दोनों तरह की एशिंग जो है. ये कंप्लीट लेक्चर है, थोड़ा लेंथी ज़रूर हो गया लेकिन एक लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको समराइज़ कर सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं नॉट ओनली डू प्लांट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. देखें न्यूट्रिशन का सोर्स तो है ही हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. हमें भी फूड देते हैं, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट्स को ईट अप करके अपनी जो है वो डाइट जो है वो डाइट के तौर पे लेते हैं और अपनी डाइट के जो ज़रूरियात हैं डेली वो पूरी करते हैं. दे आर प्ले एज अदर रोल एज वेल इन द एनवायरनमेंट. अब अदर रोल क्या है. प्लांट्स प्रोवाइड एन एसेंशियल लिंक बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद बोथ बेनिफिशियल एंड पोटेंशियली हार्मफुल कंसिक्वेंसेस. कि हमारे एटमॉस्फेयर और हमारी लिविंग जो टेरिटरी है उनके दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करते हैं और बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस इसके हैं. एज वी नो प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको पता हो, अगर एफएससी का नॉलेज अगर आप यूज़ करें तो ये ग्रीन हाउस गैस है. जितनी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करेंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे वेदर पैटर्न चेंज करते हैं हो जाते हैं. तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हमें सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड है. तो एक बेनिफिशियल इफेक्ट ये हो गया कि एक पोल्यूटेंट कंज्यूम कर लिया, और दूसरा ये हो गया कि हमें रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दी. ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ मीथेन फ्रॉम राइस फील्ड्स एंड कैटल फार्मिंग. अब हम हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं. तो बेटे कैसे प्लांट्स हम कहते हैं कि पोल्यूशन का सोर्स है. पहले तो हमने देखा ना बेनिफिशियल इफेक्ट. अब पोल्यूशन का सोर्स कैसे है. देखिए जो आपके राइस फील्ड्स हैं या कैटल फार्मिंग है वहाँ से मीथेन रिलीज़ होती है. इसी तरह ग्रीन हाउसेज वगैरह से भी मीथेन भी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है. डिफॉरेस्ट्रेशन, हम क्योंकि जंगलात काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, रहने के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए तो हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. वेदर बाय मीन्स ऑफ फायर, या तो फायर लग गई किसी जंगल में, जैसे अक्सर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है वो जंगलात में आग लग जाती है, और अदरवाइज विच कंट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंटेंट ऑफ CO2. या किसी भी तरह से जो आपने डिफॉरेस्ट्रेशन की है उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंटेंट CO2 का और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं. यूट्रोफिकेशन काज बाय नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फर्टिलाइजर. हम तो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर किस लिए देते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए. लेकिन अब होता क्या है कि ये जो है वो फ्लडेड अवे हो गए बारिश के पानी के साथ, या जो है वो बारिश या ये सीप कर गए डाउनवर्ड, तो ये घूमते घुमाते रिवर में, सी में, अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो गए. अब जब ये रिवर या सी में जाएंगे तो फिर क्या होगा, टू मच ग्रीनरी और प्लांट्स इन द वाटर हो जाएंगे. उस पानी में बहुत सारे प्लांट्स, ये ग्रीनरी हो जाएगी, डिस्टर्बिंग अदर इक्वेटिक एनिमल्स एंड इक्वेटिक लाइफ, काजिंग देयर डेथ.
तो उनको जो है सर्वाइव करने के लिए जो है वो ये मुश्किलात पैदा करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि दूसरी एक्वेटिक लाइफ फिर सर्वाइव करनी मुश्किल हो जाएगी। एसिडिफिकेशन बाय नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड SO2 एंड नॉक्स फ्रॉम बायोमास बर्निंग। देखिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं मोस्टली सॉइल को एसिडिक करते हैं, सिवाय सोडियम नाइट्रेट वगैरह के। जनरली बाकी सारे जो हैं वो फर्टिलाइजर सॉइल को एसिडिक करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जो आपके फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग से SO2 और नॉक्स निकल रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या होते हैं, एयर में से एयर में चले जाते हैं। एयर में जब रेन वाटर होता है तो उसमें डिज़ोल्व होकर एसिड रेन की फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो ये क्या कर रही है, इससे एसिडिफिकेशन हो रही है सॉइल्स की। डिसर्टिफिकेशन बाय पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स एंड इम्बैलेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट, के काट ज़्यादा लिए हैं, दरख्त ने लगाए नहीं है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। पहले एक नेचुरल बैलेंस था, ट्रीज जितनी कम जो है वो पोल्यूशन कर रहे थे उसको कंज्यूम कर लेते थे, प्यूरीफाई कर देते थे एयर को। अब हमने ट्रीज काट लिए, उतने लगाए नहीं हैं, ट्रीज कम हो गए हैं, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सम पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब इन प्लांट्स एंड बिकम पार्ट ऑफ फूड चेन। मतलब आप देखेंगे हैवी मेटल्स वगैरह हैं वो इजीली जो है वो क्या हो जाती हैं, प्लांट्स उनको अपटेक कर लेते हैं। वो प्लांट्स के लिए जनरली इतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन जब वो हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो हम एनिमल्स खाते हैं, एनिमल से हम एनिमल्स को खा लेते हैं। मतलब जो हमारी जो है वो हमारे लिए जो मीट के तौर पे हम जब यूज़ करते हैं तो हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं, और देन ये हमें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। पोल्यूटेंट्स में हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट phytotoxic impacts on the plants themselves, leading to decline in crop yield and threatening our food supplies. डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या है कि पोल्यूशन बढ़ गया, ट्रीज ये कम हो गया, यील्ड्स का, क्रॉप की यील्ड कम हो गई, तो हमारी फूड सप्लाई कम होगी, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है। इसी की एक फॉर एग्जाम्पल SO2 पोल्यूशन में कॉज क्रॉनिक एंड एक्यूट इंजरी टू प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक सॉइल्स कर देती है, एसिडिक सॉइल से प्लांट्स की इंजरी जो है वो हो जाती है, और उससे क्या होगा, अलॉन और इन सिनर्जिज्म विद NO2 और ओजोन, या NO2 या ओजोन जो एयर में मौजूद है उनके साथ कंबाइन होके, वाइल एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल्स बाय रेनफॉल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरी सेम SO2 में मोबिलाइज टॉक्सिक एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल एंड कॉज इंजरी टू प्लांट्स। यानी दो प्रॉब्लम हो गए, एक तो SO2 ने एसिडिक सॉइल कर दी, एसिडिक सॉइल ही डेंजरस है प्लांट्स के लिए। ठीक है, वो अकेली कर सकती है, वो NO2 या ओजोन को कंबाइन करके कर सकती है। दूसरा, एसिडिक सॉइल में एल्यूमिनियम डिजॉल्व होगी, एल्यूमिनियम जो है वो भी प्लांट्स के लिए इंजूरियस है। प्लांट्स में एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पोल्यूटेंट्स इनटू द फूड चेन। ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्लांट्स अगर पोल्यूटेड होंगे, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे या प्लांट्स का फ्रूट हम खाएंगे, तो ये हमारी फूड चेन में आ जाएंगे, तो ये व्हीकल का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का। दिस इज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज सिंस पोल्यूटेंट्स विच एंटर द फूड चेन कैन इवेंचुअली इफेक्ट ह्यूमन बीइंग। जब ये फूड चेन का पार्ट बन गए तो ये ह्यूमन बीइंग से इफेक्ट करेंगे, यही हमारा मेन कंसर्न है। Heavy metals under appropriate condition can be absorbed by plant roots, either causing direct injury to plants or being accumulated and passing into the food chain. यानी हैवी मेटल्स प्लांट्स ने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली हैं, अब या तो वो डायरेक्टली प्लांट को ही नुकसान दे देंगी, प्लांट की डेथ काज कर देंगी। ठीक है, या फिर अगर प्लांट में उस रेंज में हुआ कि प्लांट को इवन इंजूरियस ना हुई, तो देन वो फूड चेन का पार्ट बन के हमारे लिए इंजूरियस हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कैडमियम दिया हुआ है, कैडमियम इज रेडली एक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स एंड लेवल्स विच में बी नॉट बी हार्मफुल फॉर प्लांट्स। यानी इतना एक लेवल पे है कि प्लांट्स के लिए तो शायद वो डेंजरस नहीं है, लेकिन जब एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो इसको कंज्यूम करेंगे तो उनके लिए ये सीरियस इफेक्ट्स कॉज करेगा। तो पोल्यूशन कैन इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये SO2 इंजरी दिखाई गई है कि कैसे जो है वो प्रॉब्लम काज करती है। और दूसरा केस हमने एल्यूमिनियम का भी देखा है पीछे, के एल्यूमिनियम सॉल्युबल हो जाती है तो वो भी डिपॉजिट हो जाती है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन प्लांट्स कैन वेरी फ्रॉम नॉर्मल टू सेवियर डिपेंडिंग ऑन, मतलब अब जो प्लांट्स का हम पे इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा कि पोल्यूटेंट किस तरह का था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, प्लांट स्पीशीज कौन सी थी और कितना एक्सपोजर टाइम रहा। इन चारों पैरामीटर्स ने मिल के डिसाइड करना है कि कितना इफेक्ट होगा, सीवियर होगा, नॉर्मल होगा। तो
प्लांट एनालिसिस किस तरह से करने हैं, क्या इसमें प्रोसीजर है। हम कहते हैं एक्चुअली ये प्लांट एनालिसिस है। प्लांट एनालिसिस द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी मैंने इसीलिए इसको रेड किया हुआ है कि जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो हमने ढूंढने इन अ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट, किसी ख़ास पार्ट में, किसी ख़ास टाइम इंटरवल में हमने जो है वो क्या करना है कि पोल्यूशन एनालिसिस एक्चुअली क्या है कि प्लांट का वो एनालिसिस है जिसमें हमने उसके केमिकल एनालिसिस करने हैं, और केमिकल एनालिसिस में उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में चेक करना है कि कोई पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। सब्सटेंसेस मेजर्ड इन प्लांट्स इंक्लूड, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं बेटे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कुछ, जैसे NPK, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, मोलिब्डेनम वगैरह, ये भी उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल जो हैं वो आपके अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, ये पहले तीनों जो हैं ये ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड हैं कि इनकी कंसंट्रेशन इतनी है कि ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करेंगे या इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। ये दो हमारे कंसर्न के पेस्टिसाइड्स जैसे एल्ट्रेन है, मेलाथियोन है, ठीक है, इस तरह के पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स जैसे लेड, कैडमियम वगैरह हैं, ये दो हमारे मेन कंसर्न के हैं कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, और ये जो है क्योंकि हमें ग्रेटली इफ़ेक्ट करते हैं। हम पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे, तो वो स्प्रे करके थ्रू जो है वो क्योंकि सॉइल पे गिरती हैं तो पानी लगने से एब्जॉर्ब होके या पानी के साथ फ्लड होके हमारे जो है वो एक तो वाटर का पार्ट बनती हैं, प्लस प्लांट के ऊपर जो रह गई है अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो बेटे हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्लांट एनालिसिस में, प्लांट एनालिसिस इज़ वाइडली एम्प्लॉयड इन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन है कि कितनी सॉइल में कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो हम इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो एग्रोनॉमी के जो कंसर्न है क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के लिए कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक तो उनको देखना है। टू एवेल्युएट फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स, कि कितनी फर्टाइल है क्रॉप, थोड़ी फर्टाइल है, ज़्यादा फर्टाइल है, हमें कितनी यील्ड देगी। आइडेंटिफाई न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज, कितने कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो गई है ताकि उनको फुलफ़िल किया जा सके। टू रिकमेंड सूटेबल ट्रीटमेंट्स, और फिर देन हम उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करें। रिजल्ट्स ऑफ प्लांट एनालिसिस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट सर्टेन क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास ऑलरेडी डेटा है रिकमेंडेड कि इस रेंज में प्लांट मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो वो क्रिटिकल लिमिट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। हम उन क्रिटिकल लिमिट्स के साथ कंपेयर करेंगे कि कितना हमें रिक्वायर्ड था और कितना हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स है वो सजेस्ट किया। ये बेटे डेटा आपको दिया हुआ है। टिपिकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप्स एक्सप्रेस्ड ऑन देयर ट्राई वेट बेसिस, कि जो है वो ऑयल सीड है उसमें नाइट्रोजन कितने ग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। इसी तरह सीरियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉज हैं, पोटैटो है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट लेवल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज, यानी 3 कैटेगरीज आपके पास बनती हैं, या तो डेफिशिएंट होगा, या मुनासिब है, एडुकेट होगा, या टॉक्सिक लिमिट में है, मतलब उसकी एक्सेस होगी। एक्सेस भी हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। द क्रिटिकल वैल्यूज टेकन विद इन द ट्रांजिशन जोन सो दैट सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अपीयर बिलो द क्रिटिकल वैल्यू बट नॉट अबव इट, कि डेफिशिएंसी जो है वो उस लिमिट से बिलो वाली को हम लेते हैं, उससे अबव वाली को नहीं लेते। देयर इज़ अ रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन विच इज़ कंसिडर्ड एडुकेट। आपके पास एक रेंज है जिसमें हम कहते हैं कि ये मुनासिब है, ये बिलो लिमिट है, ये अपर है। वेरी हाई कंसंट्रेशन इंडिकेट्स दैट न्यूट्रिएंट इज एक्टिंग एज अ फाइटोटॉक्सिन, मतलब वही एक्सेस होगी है तो एक्सेस की वजह से वो प्रॉब्लम काज करेगी, इवन प्लांट के लिए भी और लेटर ऑन हमारे लिए भी कर सकती है। प्लांट एनालिसिस देयरफॉर एन इनवैल्यूएबल टूल इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हमने क्रॉप जो है उसकी यील्ड बढ़ानी है और मोनीटर करना है कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो तो नहीं है, अगर हैं तो किस लिमिट में सेफ चेन फूड चेन सेफ है या नहीं है। तो ये बेटे आपके पास क्रिटिकल लिमिट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट के रेफरेंस है कि ये ट्रांजिशन जोन है, हम देख रहे हैं कि कितनी है। अगर इस रेंज में आ जाती है हम कहते हैं मुनासिब है, अगर शुरू वाली रेंज में है तो हम कहते हैं ये इम्प्रोप्रिएट है, डेफिशिएंट है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम कहते हैं टॉक्सिक हो गया।
अब स्टेजेस क्या हैं प्लांट एनालिसिस की? ज़ाहिर है कोई भी एनालिसिस करें बेटे सबसे पहले सैम्पलिंग करनी पड़ती है। हमने वाटर एनालिसिस में भी देखा था, सैम्पलिंग करनी पड़ी है, देन वॉशिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, ग्राइंड करेंगे, डाइजेशन एक्सट्रैक्शन करेंगे और एंड पे एनालिसिस होंगे। ये हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 6 स्टेजेस बनती हैं प्लांट एनालिसिस। तो सैम्पलिंग, अब जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, मेजर कंसिडरेशन ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटजी आर कि जब हमने सैम्पलिंग करनी है तो हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि हमने कौन सा प्लांट का पार्ट लेना है, कब सैंपल लेना है, विच केमिकल सब्सटेंस टू बी डिटरमिन्ड कि कौन से सब्सटेंसेस डिटरमिन करने हैं, उसमें कितने सैंपल रिक्वायर्ड होंगे ताकि रिप्रेजेंटेटिव एक बेटर रिजल्ट आ जाए जिसको हम जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ, जो अब एलेबोरेशन दे के हाँ कोई डेफिशिएंसी है, कोई पोल्यूटेंट है। कि प्लांट टू प्लांट वेरिएशन आर लार्ज, अगर आपके पास आपने एक एरिया में ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी है या तो फिर आपको सैंपल जो हैं इंटेंसिव सैम्पलिंग रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्लांट सैंपल्ड इन फील्ड सर्वेज वेरी बिटवीन 10 to 100 पर हेक्टर। आमतौर पर जनरली जो है वो 10 से 100 पर हेक्टर आप जो है वो प्लांट्स को, अगर एक ही तरह की वैरायटी है तो फिर आप 10 से 100 प्लांट्स पर हेक्टर क्या करते हैं, उसकी सैम्पलिंग करते हैं। प्लांट पार्ट कौन सा लेना है? हम कहते हैं कि फॉर स्मॉल हर्ब एंड ग्रासेस इट इज़ ऑफन सफिशिएंट टू सैंपल द इंटायर एरियल ग्रोथ। जो ऊपर है, ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन है, यानी रूट्स ना लें उसकी, ठीक है। लार्जर स्पीशीज़ में रिक्वायर सैम्पलिंग ऑफ लीव्स और अदर टिश्यूज़। अगर कोई बड़े ट्रीज वगैरह हैं तो आप उनकी लीव्स ले लें। फॉर मोनोकोटिलेडन्स इट इज़ रिकमेंडेड टू सैंपल द लीफ ब्लेड अबव द शीट जंक्शन। इनके लिए आपने जो है वो क्या करना है, लीफ ब्लेड से ऊपर जो है शीट जंक्शन, वहाँ से सैंपल लेना है। द करंट ईयर्स ग्रोथ ऑफ लीव इज ऑफन एन एडुकेट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट और पोल्यूशन स्टेटस फॉर वुडी स्पीशीज। अगर कोई मतलब लकड़ी वाले हैं तो आपने देखना है कि उनकी करंट ईयर ग्रोथ, पिछले साल से अब ग्रोथ कितनी है, उससे वो आइडिया मिल जाता है कि, और उनकी लीव्स की ग्रोथ से हमें आइडिया मिल जाता है। प्लांट टिश्यूज दैट आर ईदर यंग और पास्ट मेच्योरिटी आर नॉट सैंपल्ड, यानी जो बहुत बूढ़े हो गए हैं वो भी, और जो बिल्कुल यंग हैं अभी ग्रोइंग एज में, वो दोनों हम सैम्पलिंग में नहीं लेते। टाइम ऑफ सैम्पलिंग इज क्रूशियल बिकॉज न्यूट्रिएंट लेवल्स इन ऑल एक्टिव प्लांट टिश्यूज फ्लक्चुएट विद टाइम। टाइम के साथ साथ ज़ाहिर है रूट्स में और होंगे, लीव्स में और होंगे, बार्क में और होंगे, एरिया टू एरिया वो चेंज हो रहे होंगे। डिफरेंट सैम्पलिंग टाइम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स आर रेयरली प्रैक्टिस। यानी आप कहें जी नाइट्रोजन के लिए सैंपल आपने सपोज जनवरी में लेना है, फास्फोरस के लिए मार्च में लेना है, तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती। However, plants suspected of suffering from nutrient deficiency should be sampled immediately. जिनमें नज़र आ रहा है कि इनमें कोई डेफिशिएंसी है, कोई लीव्स येलो हो गए हैं, कोई ड्राई हो रहा है प्लांट, तो उनको आप इमीडिएटली क्या करें, सैंपल आप कर लें। फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द पीक टाइम फॉर न्यूट्रिएंट इज द मिड सीजन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कि मिड सीजन में हम आमतौर पर देखते हैं ये जो मार्च अप्रैल वगैरह है उस सीज़न में हम नॉर्मली जो है वो सैम्पलिंग करते हैं। मेथड कौन सा करना है? प्लांट्स कैन बी सैम्पल्ड यूजिंग इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड मोस्टली इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। उन्हीं इक्विपमेंट से आप कर सकते हैं। फॉर स्मॉल वर्क सच एज स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ग्रास एंड लीव्स कैन सिंपली बी प्लग बाय हैंड, कि आप खुद ही हाथ से तोड़ लें। पॉलीथीन ग्लव्स शुड बी वॉर्न व्हेन हैंडलिंग सैंपल्स स्पेशली इन वार्म वेदर। कि जब वार्म वेदर है तो फिर आपने क्या करना है, जैसे आजकल गर्मी से सेवियर है तो फिर आपने पॉलीथीन ग्लव्स यूज़ कर लेना है। सैम्पलिंग ऑफ रूट्स कैन बी स्लो बिकॉज दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स। तो आप खींचेंगे बेटे रूट्स के साथ मट्टी आएगी तो आप मिट्टी अलग करनी पड़ेगी, इसलिए ये ज़रा स्लो प्रोसेस हो जाता है। जनरल रूल जो आपने सैम्पलिंग के ड्यूरिंग ऑब्जर्व करते हैं, सैम्पल रेंडमली एटलीस्ट 20 प्लांट्स थ्रू आउट द स्टडी। जो एरिया सेलेक्ट किया है उसमें 20 प्लांट्स आपने उनका डेटा लेना है, उनका सैंपल लेना है। ईच सैंपल शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ फ्रेश प्लांट टिश्यू। आपने 100 ग्राम लेना है ताकि आगे आपको जो डाइजेशन वगैरह करनी है उसके लिए मटीरियल एक्सेस में हो आपके पास। सैंपल एरियाज एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेपरेटली फ्रॉम द मेन एरिया। अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनकी सैम्पलिंग आप अलग से करेंगे, ठीक है। मतलब कहीं पे नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है,
या कोई पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है प्लांट्स को, तो उनकी सैम्पलिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सेपरेटली करेंगे. सैंपल मेच्योर लीव्स एक्सपोज टू सनलाइट जस्ट बिलो द ग्रोइंग टिप ऑन स्टेम्स एंड मेन ब्रांचेस. ठीक है, मेच्योर लीव्स आपने करते हैं जो एक्सपोज है सनलाइट के, जो उनके नीचे छुपे हुए हैं या ग्रो कर रहे हैं वो नहीं. सैंपल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज और जस्ट बिफोर. ठीक है, डू नॉट सैंपल प्लांट्स दैट आर पास्ट फुल मेच्योरिटी, यानी जो बूढ़े हो चुके हैं बूढ़े. डू नॉट सैंपल टिश्यूज दैट इज कवर्ड विद डस्ट और सॉइल, जो डस्ट या सॉइल से टिश्यूज कवर हैं वो भी ना करें. डू नॉट सैंपल टिश्यूज फ्रॉम प्लांट्स विद विजिबल इंसेक्ट डैमेज, जिनको किसी इंसेक्ट की वजह से डैमेज हुआ है उनको भी सैंपल ना करें. डोंट सैंपल डैमेज और डिजीज टिश्यूज, उन टिश्यूज को ना सैंपल करें जो डिजीज हो चुके हैं. डोंट सैंपल डेड प्लांट्स, क्योंकि उससे आपको कोई खास डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. जनरल रूल्स फॉर सैम्पलिंग में ही ये है बेटे, रेलिवेंट साइट डेटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग. जब आपने सैम्पलिंग कर ली तो जो डेटा आपको चाहिए, सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, टाइप ऑफ लैंड कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है, वेजिटेशन डेंसिटी क्या है कि वहाँ ट्रीज करीब करीब हैं दूर दूर हैं क्या है उनमें आपस में, हाइट एंड फॉर्म ऑफ ग्रोथ के कितनी ग्रोथ है हाइट की फॉर्म में उनकी, एसोसिएटेड स्पीशीज़ कौन सी हैं, नेचर ऑफ सॉइल कैसी है, ड्रेनेज कैसा है वहाँ पानी का, और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है नहीं है, और लोकल टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, ये सब कुछ आपने देखना है. अब आगे जी हम सैम्पल प्रिपरेशन पे. सैम्पल प्रिपरेशन कैन बी कैरीड आउट बाय फॉलोइंग स्टेप. आपने पहले ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, फिर उसकी वॉशिंग, ड्राइंग, देन जो है वो कॉम्बिनेशन होनी है. ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. फ्रेश सैंपल शुड बी टेकन टू द लेबॉर्ट्री एज सुन एज पॉसिबल. अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपने 100 या 200 सैंपल लेने हैं, मतलब बड़ा एरिया है, तो फिर फ्रेशली तो एज सुन एज फ्रेशली तो नहीं आप ले जा सकते. ठीक है, फ्रेश प्लांट मटेरियल शुड बी पैक्ड लूजली इन पॉलीथीन पेपर या क्लॉथ बैग में. आप पैक कर लें, लूज पैकिंग करें, टाइट ना करें, ये टाइट ना करें. कैन बी केप्ट फॉर सेवरल आवर्स एज इट इज़, आप रख सकते हैं. प्रोलॉन्ग स्टोरेज शुड बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, लंबे अरसे तक आप स्टोरेज नहीं कर सकते, आपको एज सुन एज पॉसिबल उसको लैब लेके जाना है. इफ़ द लेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर टू बी एनालाइज्ड, यानी अगर ख़राब होने वाले हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द सैंपल शुड बी मेंटेन इन कंडीशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू दैट इन द फील्ड. जो फील्ड की कंडीशन है उसके करीब की कंडीशंस मेंटेन रखें ताकि वो ख़राब ना हो. इन केस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड एनालिसिस इट मे बी नेसेसरी टू फ्रीज द सैंपल. बाज़ केसेस में हम सैंपल को फ्रीज कर लेते हैं इन द फील्ड यूजिंग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन एसीटोन, यानी जिससे ड्राई आइस कहते हैं उससे, या लिक्विड नाइट्रोजन से, एंड स्टोर इन वैक्यूम कंटेनर में, फिर ताकि एयर का इंटरेक्शन और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसको स्टोर कर लेते हैं. प्रायर टू स्टोरेज सैंपल शुड बी ड्राइड इन एन ओवन एट 60 सेंटीग्रेड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज. ठीक है, कि ये ना हो मॉइस्चर की वजह से या जो है वो ख़राब हो, तो आप उसको पहले ड्राई कर लें. They can also be air dried by spreading out over an area for 1 or 2 days, but contamination by soil or dust has to be prevented. आप ओपन एयर भी ड्राई कर सकते हैं सनलाइट में, जैसे हमारे कंट्री में आजकल धूप अच्छी खासी है तो आप सनलाइट में इसको ड्राई करवा सकते हैं. लेकिन फिर ये केयर रखनी है कि मड वगैरह से या जो पोल्यूशन है एयर में उससे वो आपके जो है लीव्स हैं वो ख़राब ना हो जाए, उनसे बचाना है. ड्राइड सैंपल्स शुड बी पैक्ड लूजली इन पेपर और क्लॉथ बैग. उनको पेपर बैग में या क्लॉथ बैग में पैक कर लें. टेकन टू द लेबॉर्ट्री एंड स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर. अब आपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है ताकि माइक्रोब्स वगैरह उस पर एक्टिवेट ना हो सके. इट इज़ प्रेफरेबल टू ग्राइंड द सैंपल एट दिस स्टेज इफ पॉसिबल. अगर आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि आपने अभी ड्राई किया तो आप यहीं पर इसको ग्राइंड कर लें. Air dried and ground plant samples can be stored for long periods at room temperature in well ventilated conditions. ठीक है, आप इनको अब आप स्टोर कर सकते हैं. अगर आपने ड्राई किए हुए प्रॉपर तो लॉन्ग पीरियड के लिए भी स्टोर किया जा सकता है. वॉशिंग. इट इज़ नेसेसरी टू वॉश द सैंपल इन ऑर्डर टू रिमूव द सरफेस डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स. ये वॉशिंग क्यों नेसेसरी है कि आपने डस्ट पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स जो है उनको रिमूव करना है. इसके अलावा लीफ पे कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे किया हुआ है तो वो रिमूव करना है. ये सारे जो है वो क्या करते हैं एंड पे हमारे एनालिसिस में इंटरफेरेंस काज करते हैं. प्लांट मटेरियल शुड बी वॉश्ड क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड लीचिंग सम ऑफ द केमिकल कंपोनेंट. वॉश आपने करना है एज सुन एज पॉसिबल
ताकि जो ऊपर कोई पेस्टिसाइड या कोई और केमिकल पड़ा हुआ है प्लांट पे स्प्रे किया हुआ तो वो लीच ना कर सके, अंदर जो है वो एब्जॉर्ब ना हो सके। वाइपिंग विद अ डैम्प क्लॉथ में बी सेटिस्फैक्ट्री फॉर मैनी सैंपल। यानी आप गीला कपड़ा लें, उसके साथ आप प्लांट के लीव्स को क्लीन कर लें, तो बहुत सारे केसेस में ये सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन रिकमेंडेड प्रोसीजर ये है, स्पॉन्ज ईच प्लांट टिश्यू सैंपल विद कॉटन वूल वेटेड विद 0.1 ग्राम % डिटर्जेंट सोल्यूशन, फॉस्फेट फ्री होना चाहिए, एंड देन रिंस विद वाटर। फॉस्फेट फ्री इसलिए क्योंकि अगर हमने फॉस्फोरस एलिमेंट डिटरमिन करनी है तो इससे उसके कंटेंट चेंज हो जाएंगे। तो आपने क्या किया है, कॉटन या वूल को डिप किया है 0.1% डिटर्जेंट में, और देन उससे आपने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, और बाद में क्या किया, उन लीव्स को या उस पार्ट को आपने पानी से रिंस भी कर दिया, यानी ऊपर से पानी से वॉश भी कर दिया। अदर मेथड्स ऑफ क्लीनिंग द टिश्यू इंक्लूड ब्रशिंग और वाइपिंग, या वाइपिंग कर लें या ब्रशिंग कर लें। स्टडिंग द डेपोजिशन ऑफ प्लूटेंट्स ऑन टू प्लांट सर्फेस, द सैंपल शुड नॉट बी बर्न। अगर तो आप डेपोजिशन चेक कर रहे हैं कि प्लांट के ऊपर डिपॉजिटेड मटेरियल कौन से हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, तो फिर आपने वॉशिंग नहीं करनी। देन एट ड्राइंग, सैंपल शुड बी ड्राइड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर वॉशिंग इन ऑर्डर टू, क्यों आपको ज़रूरी है, मिनिमाइज बायोकेमिकल चेंजेस के, जो माइक्रोबियल और बायोकेमिकल चेंजेस हो रही हैं वो कम से कम हो जाए। ड्राई सैंपल्स आर ईजियर टू होमोजेनाइज, उनको होमोजेनाइज करना ईजी होता है। रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस आर रिपोर्टेड ऑन ड्राई वेट बेसिस, आपने पीछे देखा था कि ड्राई वेट की बेस पे लिए जाते हैं, इसलिए ड्राई करना ज़रूरी है। टेम्परेचर, द ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी सफिशिएंटली हाई टू डिस्ट्रॉय एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। जो बायोकेमिकल चेंजेस काज कर रहे हैं वो एंजाइम्स जो है वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। गेट लो इनफ टू प्रिवेंट थर्मल डिकम्पोजिशन, लेकिन इतना हाई भी नहीं होना चाहिए, नहीं थोड़ा लो इस सेंस में रखना है कि ये ना हो कि थर्मली उसके जो पार्ट है वही डिग्रेड हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। Thermal decomposition has been observed at temperature 60 centigrade, कुछ केसेस में 60 सेंटीग्रेड पे थर्मली डिकम्पोजिशन ऑब्जर्व की गई है। ड्राइंग टेम्परेचर एज हाई एज 105 सेंटीग्रेड हैज बीन रिकमेंडेड, यानी जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो ये वाला है। ओवन ड्राइंग एट 60 सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स इज रिकमेंडेड, ये यूज़ होता है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 60 सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई कर लें, दैट इज गुड। कॉम्बिनेशन क्या है बेटे, बेसिकली पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करना है, जो ड्राइड मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस करने को कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सुटेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस, दिस इज डन। क्या कर दें आप, कटिंग कर लें, ग्राइंडिंग कर लें, मैक्रेटिंग कर लें, होमोजेनाइजिंग कर लें, या एमल्सिफाइंग फ्रेश प्लांट टिश्यूज भी कर सकते हैं। बेसिकली साइज रिड्यूस करना है। सैंपल में भी मैक्रेटेड इन अ ब्लेंडर, ठीक है, वही मतलब आपने उसको ग्राइंड ही करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच आर आफ्टरवर्ड्स रिमूव्ड और रिकवर्ड फॉर एनालिसिस, कि या पानी डाल के या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के। इमल्सिफायर्स क्या करते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन द प्लांट टिश्यू इनटू मच फाइनर पार्टिकल्स, उसके खासे फाइन पार्टिकल्स कर लेते हैं, और बाद केसेस में इस इमल्सिफायर को डायरेक्टली एनालाइज भी कर लेते हैं, मतलब हमारा काम आसान हो जाता है। डिवाइसेस कॉमनली यूज टू ग्राइंड ड्राइड मटेरियल इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ बॉल मिल्स, ये दो बॉल आपस में घूम रहे होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो मटेरियल आता है, तो मिल्स जो जैसे चक्की होती है पीसने का काम करती है, हैमर मिल्स दो हथौड़े हैं वो पीसने का काम कर रहे हैं, कटिंग में। इफ ग्राइंडिंग डिवाइसेस आर नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास इस तरह की कोई मिल्स या ग्राइंडिंग डिवाइसेस नहीं है, आप सिंपली कैंची से भी इसको चॉप कर सकते हैं, या घर में अगर कुछ जो चॉपर है फूड चॉपर उसमें भी चॉप कर सकते हैं। देन आपने सीव करना है। सीव इसलिए करना है कि आपने एक पर्टिकुलर, सीव मतलब छानना है, जैसे आटा छानते हैं तो इसी तरह वो छाननी में छानना है, एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल आपने निकाल लेने हैं। ग्राउंड सैंपल आर यूजली पास थ्रू 0.5 to 1 mm सीव में से आपने इसको पास कर लेना है। कॉनिंग एंड कॉटनिंग क्या है, द टेक्निक ऑफ कॉनिंग एंड कॉटनिंग में बी यूज टू ऑब्टेन सब सैंपल्स ऑफ ड्राइड प्लांट पार्ट, या आप उसके सब सैंपल्स भी निकाल सकते हैं। ये इन डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में सॉलिड के एनालिसिस में आ जाएगी टेक्निक, वहीं डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है, द ग्राउंड सैंपल्स शुड बी प्लेस्ड इन क्लीन ग्लास बॉटल्स एंड ड्राइड क्लीन ग्लास बॉटल्स में आपने सैंपल रख लिया है,
अगेन ड्राइड फॉर 24 आवर्स एट 65 सेंटीग्रेड, मतलब हम बायोकेमिकल एक्टिविटी रोकना चाह रहे हैं। आफ्टर ड्राइंग द बॉटल शुड बी सील्ड एंड स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर आपने सील कर देनी है और अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो फिर आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेंगे। डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ये मेन पार्ट हमारा इस एनालिसिस का है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्लांट्स आर एक्सट्रैक्टेड इनटू अ सॉल्वेंट। आप या तो किसी सॉल्वेंट में निकाल लेते हैं, जैसे हेक्सेन है या ईथर है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इनटू वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन आर आल्सो एम्प्लॉयड, सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन भी यूज़ होता है। अब हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं आमतौर पर इसके लिए सॉक्सलेट एपरेटस यूज़ होता है। करते क्या है, ये इसका कंडेंसर है, यहाँ जो है आपने थिम्बल है। थिम्बल क्या है, बेसिकली आपने फिल्टर पेपर की एक पैकिंग बनाते हैं, उस पैकिंग के अंदर वो मटेरियल, प्लांट मटेरियल डाल के फिल करके उसको क्लोज कर देते हैं, स्टेपल करके बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करके यहाँ प्लेस कर देनी है वो थिम्बल। यानी हम ये चाह रहे हैं कि प्लांट मटेरियल इससे बाहर ना निकले उस पैकिंग से, पैकिंग इस तरह अच्छी तरह क्लोज कर दें। यहाँ नीचे आपने सॉल्वेंट रखा अपना हेक्सेन या ईथर। जब आप नीचे हॉट प्लेट होती है, ये हॉट प्लेट क्या करती है, सॉल्वेंट को हीट करती है, ये इवेपोरेट होके इसमें से गुजरता है और गुजर के जो है वो जब ऊपर जाता है तो कंडेंसर इसको कंडेंस कर देता है, तो ये फिर से वापस पहले इधर जमा होता रहता है, फिर बाद में जब ये भर जाती है फिर वापस 2-3 बार हमने ये एक्सट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। तो करके होता क्या है कि इस प्लांट मटेरियल के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो डिज़ोल्व होके तो नीचे सोल्यूशन में आ जाते हैं और इस सोल्यूशन को हम देन रोटरी एवेपोरेटर होता है उससे एवेपोरेट करके तो कंसनट्रेट कर लेते हैं। तो हम इस ऑपरेटर्स का नाम सॉक्सलेट ऑपरेटर्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है ड्राई ऐश। नेम बता रहा है कि आपने सैंपल को, ऐश का मतलब है जलाना, राख बनाना। ड्राई ऐशिंग मतलब आपने ड्राइड फॉर्म में उसको जला देना है, ख़त्म कर देना है, डिकम्पोज कर देना है। दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। जब आप जलाते हैं ना, बर्निंग में सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके मेटल्स हैं, वो रह जाते हैं। मफल फर्नेस हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। फॉलोड बाय डाइजोल्यूशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन HCl, कि जो उसमें रह गए कंपोनेंट्स उनको आप HCl में डिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स। तो हमने क्लोराइड बना लिया उस मेटल का और फिर डिजॉल्व फॉर्म में लिया। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसीजर, सैंपल शुड बी एस्ड एट 500 सेंटीग्रेड फॉर 4 to 10 आवर्स। एशिंग प्रोसीजर जो है वो 4 से 10 आवर के लिए आप 500 सेंटीग्रेड पे करते हैं। नाइट्रिक एसिड शुड बी इंक्लूडेड एट द डाइजोल्यूशन स्टेज टू इंश्योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कि उसमें जो कार्बन है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब उनको ऑक्सीडेशन को भी इंश्योर करना है। दिस मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर सैंपल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये वाली मेटल्स को आप एनालाइज कर सकते हैं और कुछ हैवी मेटल्स को। एडिशन ऑफ सम, अकॉर्डिंग टू सम, एडिशन ऑफ HCl एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका बाय फर्दर हीटिंग आर नॉट डिजायरेबल। यानी बाज़ केसेस में हम कहते हैं कि ये मेटल्स भी जो हैं वो एनालाइज हो गई, हमें फर्दर हीटिंग की या जो है वो सिलिका की डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका की ज़रूरत नहीं पड़ती। The recommended procedure is to simply heat the sample in the furnace for at least 4 hours, cool and dissolve the ash in 2.5 ml 6 molar HNO3। कि आपने वो alternate procedure ये है कि 6 molar HNO3 भी यूज़ हो जाता है। The temperature be increased slowly। यहाँ जो आपने की पॉइंट्स हैं कि टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ा देना, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। एशिंग टाइम 4 से 8 घंटे होता है अगर आपने अनकवर्ड क्रूसिबल रखे हैं, और अगर ये कवर्ड है तो फिर 2 घंटे एडिशनली आपको देने पड़ेंगे। ये बेटे आपको जो रिक्वायरमेंट्स थी कि क्रूसिबल चाहिए, ये क्रूसिबल दिखाए गए हैं। मफल फर्नेस, ये मफल फर्नेस दिखाई गई है, ओपन है, ये यहाँ हम रखेंगे। अंदर इसके जो है वो ये होती हैं रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स टाइप होती हैं। वाटर बहुत आपको चाहिए होगा, फिल्टर पेपर चाहिए होता है, ठीक है। HCl अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलर है, और वो बनाना कैसे, आपने इक्वल वॉल्यूम लेना है HCl का और वाटर का और उनकी मिक्सिंग से बनाना है। नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है या 6 मोलर नाइट्रिक एसिड है। अल्टरनेट प्रोसीजर है अगर आपको जो है वो सिलिका वगैरह की डिहाइड्रेशन नहीं करनी। ये बेटे आप देखें कि ये
इसको प्लेस कर देंगे, फर्नेस क्लोज करेंगे, यहाँ से टेम्परेचर सेट करेंगे और जो है वो 8-10 घंटे बाद इसको निकाल लेंगे जब इसकी एशिंग हो चुकी होगी। तो ड्राई एशिंग प्रोसीजर क्या किया है, हीट ऑन अ स्टीम बाथ फॉर 15 मिनट्स। आपने पहले तो 15 मिनट तक स्टीम बाथ पे हीटिंग की है सैंपल को। फिर क्या किया, ऐड 1 ml HNO3 एंड एवेपोरेट टू ड्राइनेस। 1 ml HNO3 डाला और जब वो ड्राई नहीं हुआ तब तक आपने हीटिंग की, कंटिन्यू हीटिंग फॉर 1 आवर। फिर आपने क्या किया, ऐड 1 ml ऑफ 6 मोलर HCl स्विल देन ऐड 10 ml ऑफ वाटर। यानी आपने जो ऐश बनाई है उसको पहले स्टीम बाथ 15 मिनट के लिए हीट किया, फिर उसमें 1 मोलर HNO3 ऐड किया, फिर 1 ml ऑफ 6 मोलर HCl ऐड किया, स्टर किया और ऐड किया 10 ml उसमें वाटर। हीट अगेन ऑन द स्टीम बाथ टू कंप्लीट डाइजोल्यूशन, टोटली वो डिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, तब तक आपने हीट करते रहना है, फिर कूल करना है। फिल्टर इनटू अ 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेक अप टू द मार्क विद वाटर। यानी 50 ml आपने टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम बना लेना है। फिर ब्लैंक भी इसी तरह बनाना है, लेकिन ब्लैंक के लिए आपने सिर्फ प्लांट मटेरियल का जो सैंपल है वो नहीं डालना, यानी सिर्फ वाटर ही होगा उसमें। ठीक है, आज जनरली वाटर होता है ताकि जो है वो हम कंपेयर कर सकें कि चेंज क्या है दोनों में, ब्लैंक में और हमारे सैंपल में। वेट एशिंग क्या है, इन्वॉल्व डाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ डाइजेस्ट करना है, ठीक है, तो यानी उसको डिजॉल्व फॉर्म में लाना है अगेन, लेकिन वेट एसिड्स के साथ। हैव बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मैटर। इसका भी पर्पज़ वही है, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि मेटल्स के एनालिसिस हो जाए। रिकमेंडेड एसिड्स जो हैं एंड एसिड मिक्सचर्स जो हैं, एसिड HCl HNO3 HCl4 है, या H2SO4 HNO3 HNO3 HCl4 H2SO4 HCl4, ये मिक्सचर भी यूज़ हो सकता है। मटेरियल्स क्या हैं, जेल डाल आपको डाइजेशन फ्लास्क रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बाद जेल डाल हीटिंग यूनिट रिक्वायर्ड होता है, फिल्टर पेपर चाहिए, परक्लोरिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। ये आपका यूनिट है, जेल डाल यूनिट है, ये फ्लास्क है और देन ये उसका आगे हीटिंग यूनिट है। ये बेसिकली आमतौर पर जेल डाल मेथड प्रोटीन के एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है और डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पर करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि बीकर में लेते हैं प्लांट मटेरियल, उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, हॉट प्लेट पे गर्म करते हैं, तो कुछ देर बाद, कुछ 10-15 मिनट बाद वो सारा प्लांट मटेरियल उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा उसको बर्न कर देते हैं। Various acid digestion procedure can be employed. The most effective method involve digesting the sample with mixture of HNO3 H2SO4, या तो ये मिक्सर यूज़ कर लेंगे H2SO4 और HCl4 का यूज़ कर लेंगे। दिस प्रोसीजर इज सूटेबल अगेन, वही बेटे कि मेटल्स को आप एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ एडिशनल बॉइलिंग स्टेज आउटलाइन बिलो इज इंक्लूडेड। अगर आप फर्दर एडिशनल बॉइलिंग भी कर लें तो आप इन सारी मेटल्स को एनालाइज करवा सकते हैं। ये जी वेट एशिंग का प्रोसीजर है। आपने 50 ml जेल डाल फ्लास्क सिमिलर टू डाइजेशन फ्लास्क ले ली, ठीक है, टेक 0.5 ग्राम ऑफ द ग्राउंडेड सैंपल उसमें डाल दिया, ऐड किया 1 ml HClO4, 5 ml HNO3 एंड 0.5 ml H2SO4, स्टर किया जेंटली एंड डाइजेस्ट एट मॉडरेट हीट फर्स्ट, इंक्रीजिंग द हीट स्लोली, यानी ग्रेजुअली आपने उसको हीटिंग बढ़ा दी। डाइजेस्ट फॉर अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ वाइट फ्यूम्स। जब वाइट फ्यूम्स बनने शुरू हो गए उसके बाद 15 मिनट कूल द कोल्ड डाइजेस्ट इज़ यूजुअली कलरलेस, ठीक है, तो आमतौर पर जो डाइजेस्टिव पार्ट डाइजेस्ट होकर आपको मिलेगा वो कलरलेस होगा। फॉर आयरन एंड मैंगनीज ओनली ऐड 50 ml ऑफ वाटर, बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर फिल्टरिंग। अगर आपने आयरन और मैंगनीज को करना है तो ये एडिशनल बॉइलिंग होगी, ये कि आपने पानी डाल के फिर भी बाद में कुछ मिनट्स के लिए अगेन क्या करनी है, बॉइलिंग करनी है। फिल्टर इनटू अ 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेक अप टू द मार्क, यानी इसका वॉल्यूम 50 ml बना दें। प्रिपेयर ब्लैंक बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर, यानी यहाँ पे सिर्फ प्लांट मटेरियल नहीं डालना, बाकी सेम प्रोसीजर आपने कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ब्लैंक भी बन गया, हमारे पास सैंपल का भी बन गया। अब ये जो डाइजेस्ट बना है और ब्लैंक बना है इनको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एनालाइज कर लेते हैं। वो आपने बेटे अपनी एनालिटिकल में पढ़ा भी होगा कि उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हम सेट करते हैं, पर्टिकुलर हर मेटल का अपना लैंप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर लेते हैं, या फ्लेम फोटोमीटर पे भी हम एनालिसिस कर लेते हैं,
या अब लेटेस्ट जो है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा जो है वो स्पेक्ट्रोवोटमीटर वो भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ICP-AES इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर वो भी यूज़ हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।